हेलो स्टूडेंट, ये हमारा 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो है। हम क्या पढ़ा रहे हैं 10th क्लास में? हम पढ़ा रहे हैं मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इस समय जो पढ़ रहे हो वो मानव में पोषण पढ़ रहे हो। हमने तुमको समझा रखा है कि जो मानव है वो ऑमनीवोरस एनिमल है, यानी शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। हमने समझाया है कि इसके शरीर में भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जो भोजन को पचाता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने का काम आहार नाल करती है, एलिमेंट्री कैनाल करती, पाचक ग्रंथियां करती, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करती। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आहार नाल से जुड़ी होती, यानी एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएट होती। हमने पूरी एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर समझा दी। हमने समझा दिया है ये माउथ है, ये बक्कल कैविटी है, ये आसोफैगस है, स्टमक में खुला हुआ है। स्टमक का संबंध कुंडलित लंबी नलिका से है। इस कुंडलित लंबी नलिका को इंटेस्टाइन कहते हैं। ये इंटेस्टाइन बाहर, बॉडी से बाहर एनस के रूप में खुली हुई है, यानी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर समाप्त होती है, बॉडी के हमारे अंदर स्थित होती है। इसी एलिमेंट्री कैनाल से ये लीवर जुड़ा हुआ है, यकृत जुड़ा हुआ है। इस यकृत से नलिकाएं निकली हुई हैं जो गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई। इस गॉल ब्लैडर से नलिका निकली हुई है जो हमारे इंटेस्टाइन में खुली हुई। इस इंटेस्टाइन का पहला भाग डियोडिनम है। यहाँ पर एक ग्रंथि स्थित है, इसका नाम पैंक्रियाज अग्न्याशय है। ये अग्न्याशय भी हमारे इस डियोडिनम में खुला हुआ है। हमने समझा दिया है कि जो हमारा लीवर है वो बाइल जूस बनाता है। हमारा लीवर बाइल जूस बनाता है। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, डियोडिनम में गिरता है। ये बाइल जूस भोजन को पचाने में क्या सहायता करता है, इसको हमने यहाँ तक पिछले अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आज जिस टॉपिक को हम समझाने जा रहे हैं वो पैंक्रियाज है, अग्न्याशय। तो अग्न्याशय आंत्र से जुड़ी हुई एक ग्रंथि है। ये कैसी ग्लैंड है? ये मिक्स ग्लैंड है। ये हेटेरोकैरियाइन ग्लैंड है। यहाँ हेटेरोकैरियाइन की मीनिंग क्या है? इस ग्रंथि में दो प्रकार के गुण हैं। ये हार्मोन निकालती, हार्मोन निकलकर इस ग्रंथि से ब्लड में जाते हैं, यानी इस ग्रंथि का कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें नलिकाएं नहीं हैं। तो इस ग्रंथि का वो भाग जिसमें नलिकाएं नहीं हैं, यानी सीधे उससे निकला हुआ स्राव यानी हार्मोन्स ब्लड के द्वारा बॉडी में सप्लाई होता है, उतने भाग को हम इंडोकैरियाइन पार्ट कहते हैं। और जिस भाग से नलिकाएं जुड़ी हुई हैं उनकी सेल से जो लिक्विड निकलता है वो हमारे इस इंटेस्टाइन के डियोडिनम में गिरता है। हम उतने भाग को एक्सोकैरियाइन पार्ट कहते हैं। ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाएं, इंडोकैरियाइन का गुण भी पाया जाए, एक्सोकैरियाइन का गुण भी पाया जाए, हम इसे मिक्स ग्लैंड या हेटेरोकैरियाइन ग्लैंड कहते हैं। तो हमारी पैंक्रियाज हेटेरोकैरियाइन ग्लैंड है। इस ग्लैंड्स का जो इंडोकैरियाइन पार्ट है उस पार्ट से दो हार्मोन निकलते हैं। वैसे हार्मोन कई प्रकार के निकलते हैं, लेकिन ये दो मेन हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन्स का नाम है ग्लूकागॉन हार्मोन और दूसरे हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। इन हार्मोन का फंक्शंस क्या है? ये हमारे शरीर के भीतर कार्बोहाइड्रेट की उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। इसमें इंसुलिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, जो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। साथ साथ में इस पैंक्रियाज से जो निकलने वाला रस है उसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो डियोडिनम में गिरता है। इस पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम होती है, एमाइलेज एंजाइम होती है, लाइपेज एंजाइम होती है, न्यूक्लियेज एंजाइम होती है। इतने प्रकार की एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाई जाती। ये हमारे छोटी आंत में आए हुए भोजन को पूर्ण रूप से पचाने में सक्षम हैं। इसीलिए हम पैंक्रियाटिक जूस को, अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें से जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन का पाचन कर देती, जो एमाइलेज है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देती, ये जो लाइपेज है ये वसा का पाचन कर देती, ये जो न्यूक्लियेज है न्यूक्लिक एसिड का पाचन कर देती। यहाँ देख रहे हो पाचन की क्रिया लगभग पूर्ण हो गई। ये क्रिया छोटी आंत में ही पूर्ण हो जाती, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाती और यहाँ भोजन बहुत ही सरल हो जाता है पैंक्रियाटिक जूस के प्रभाव से। जब यह भोजन इस छोटी आंत में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है तो आंत के दीवार में भी ग्रंथियां हैं। उन ग्रंथियों को हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं।
आंतरीय ग्रंथियां कहते हैं। ये आंतरीय ग्रंथियां अपने अंदर से इंटेस्टाइनल जूस निकालती, आंतरीय रस निकालती। इस आंतरीय रस में पेप्टिडेज एंजाइम है, इनवर्टेज एंजाइम है। ये इनवर्टेज एंजाइम कई प्रकार की है, जैसे सुक्रेज है, जैसे माल्टेज है, जैसे लैक्टेज है। जो पेप्टिडेज एंजाइम होती है वो सरल जो प्रोटीन है जिसे डाईपेप्टाइड कहते हैं उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती। और जो ये इनवर्टेज एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे सुक्रेज, ये सुक्रोज शुगर को मोनोसेक्राइड में बदल देती। जैसे माल्टेज, ये माल्टोज शुगर को मोनोसेक्राइड्स में बदल देती। जैसे लैक्टेज, ये लैक्टोज शुगर को मोनोसेक्राइड्स में बदल देती। यानी कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से पच गया और पच करके ग्लूकोज में बदल गया, साथ में गैलेक्टोज में बदल गया, फ्रुक्टोज में बदल गया। ठीक ऐसी प्रकार से इस पेप्टिडेज एंजाइम के प्रभाव से अमीनो एसिड भी कंप्लीट रूप से पच गए और वो पच करके प्रोटीन पच करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर कुछ मात्रा में लाइपेज एंजाइम भी पाई जाती है जो अवशेष वसा का पाचन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देती। इस तरीके से छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब भोजन पच करके सरल हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल गया, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदल गई, जो फैट है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर में कन्वर्ट हो गई, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से भोजन इस छोटी आंत में पूर्ण रूप से डाइजेस्टिव हो जाता है, पूर्ण रूप से पच जाता है। अब इस छोटी आंत के जो अंदर की दीवार है उस दीवार में ऐसे छोटे छोटे उभार होते हैं, ऐसे छोटे छोटे उभार होते हैं। इन उभार को बिलाइज कहते हैं। इन उभार के भीतर रुधिर नलिकाओं का ऐसे जाल होता है, ये रुधिर नलिकाओं का पूरा नेट पाया जाता है, यानी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती। अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर ऐसे ही लसिका नलिका पाई जाती। इस लसिका नलिका को लैक्टियल्स कहते हैं। तो छोटी आंत का अंतिम भाग जिसे इलियम कहते हैं उसके भीतरी दीवार में बहुत सारे बिलाइज पाए जाते हैं, यानी ऐसे अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं। ये भोजन के अवशोषण की दर को बढ़ा देते हैं। इस बिलाइज के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो रुधिर नलिकाओं का जाल होता है, लसिका पतली नलिका पाई जाती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। जैसे तुमको दिखाई दे रही है लैक्टियल, ये ब्लड कैपिलरीज, ये बिलाइज की रचना हो गई जिसकी दीवार ये एपिथेलियम सेल से बनी। अब पचा हुआ भोजन इसी के अंदर है, यानी यहीं पर है। ये बिलाई उस पचे हुए भोजन को जैसे अमीनो एसिड्स को, ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को अवशोषित करके अपने इस ब्लड सप्लाई में लाती। ऐसे ही वसा का जो पाचन हुआ है उससे जो फैटी एसिड बनी है, उससे जो ग्लिसरॉल बना है उसका अवशोषण करके लैक्टियल में लाती। यानी छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में पाई जाने वाले सूक्ष्म अंकुर बिलाई पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं, यानी इसका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और एब्जॉर्प्शन करके इसको ब्लड में और लैक्टियल्स में भेज देते हैं, जहाँ से ये हमारे शरीर में रुधिर के द्वारा सप्लाई हो जाता है और वहाँ इसका उपयोग होता है। उपयोग होने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अब जो भोजन पचा नहीं है वो भोजन बड़ी आंत में गिरता है। ये बड़ी आंत का प्रथम भाग है। इस प्रथम भाग को हम सीकम कहते हैं। इस सीकम का संबंध ऐसी मोटी नलिका से है। ये जिस मोटी नलिका से है जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसे कोलोन कहते हैं। इस कोलोन का संबंध फिर एक मोटी नलिका से, इस मोटी नलिका को रेक्टम कहते हैं। ये कोलोन है, ये रेक्टम है, ये सीकम है। ये रेक्टम बॉडी से बाहर एनस के रूप में खुला होता है। अब भोजन इस बड़ी आंत में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। वो भोजन है जो पचा नहीं है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन सीकम में, कोलोन में, रेक्टम में बटी हुई है। ये रेक्टम एनस द्वारा बॉडी से बाहर खुला हुआ है। सीकम पर छोटा सा ये उभार निकला होता है, इसे वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं।
या अवशेषी अंग है, वेस्टेजियल ऑर्गन है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। अब अपचित भोजन से पानी, वाटर, हमारी इस बड़ी आंत की दीवार अवशोषित कर लेती है। जो बचा हुआ अवशेष है उसे मल कहते हैं, उसे हम फेकल कहते हैं, जो आकर के रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और फिर हमारे बॉडी से इस एनस द्वारा निकाल दिया जाता है। इस तरीके से तुमने पढ़ाई कर ली कि हमने भोजन को ग्रहण किया, अपने आहार नाल के भीतर डाइजेस्टिव ग्रंथि द्वारा निकाले गए विभिन्न प्रकार के पाचक रस के प्रभाव से भोजन का पाचन किया, पचित भोजन को छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली बिलाई द्वारा अवशोषित करके अपने बॉडी के अंदर ब्लड के द्वारा सप्लाई कर दिए, बचा हुआ अवशेष बड़ी आंत में आता है, उससे पानी का बड़ी आंत की दीवार अवशोषण कर लेती है, शेष भोजन मल के रूप में रेक्टम में इकट्ठा होता है, जिसे एनस द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से तुमने स्टडी कर लिया कि मानव में किस प्रकार से पोषण की क्रिया संपन्न होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तुमको समझाते हैं कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों में लाइफ प्रोसेसेज में और कौन सी एक्टिविटीज होती। जैसे यहाँ पर हमने न्यूट्रिशन को फिनिश कर दिया, अब और कौन सी एक्टिविटीज होती हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। लेकिन हमारे वीडियो शेयर करते रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।